नमस्कार, जय हिंद साथियों। वसंत एजुकेशन हब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मेरा नाम है शशांक अग्रवाल। आज का हमारा जो लेक्चर है वह भारतीय संघ और उसके राज्य क्षेत्र पर है, जो कि हमारे संविधान का भाग 1 है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे भारतीय संविधान के भाग 1 में संघ और उसके राज्य क्षेत्रों का विस्तार से वर्णन किया गया है, जिसके अंतर्गत अनुच्छेद नंबर 1 से अनुच्छेद 4 तक राज्य और उसके राज्य क्षेत्र, फिर उसके संबंध में अन्य प्रावधान जैसे उनके नाम, क्षेत्र और सीमा में परिवर्तन, नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना, और इसके साथ ही साथ इस परिवर्तन की पूरी प्रक्रिया का विस्तार से वर्णन किया गया है। क्लियर? तो हम इस अनुच्छेद में ये पढ़ेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे इस लेक्चर में कि किस प्रकार भारत में राज्यों का पुनर्गठन हुआ, क्योंकि हमने पढ़ा अभी तक कि 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत भारत जो है वो ब्रिटिश प्रांत और देसी रियासतों में बटा हुआ था। माउंटबेटन प्लान के तहत भी इन्हीं ब्रिटिश प्रांत और देसी रियासतों को आजाद किया गया था। देसी रियासतों को यह स्वतंत्रता दी गई थी कि वह भारतीय राज्य क्षेत्र में शामिल हो, पाकिस्तान राज्य क्षेत्र में शामिल हो या स्वतंत्र रह सकती है। अब इस लेक्चर में हमें उन्हीं के बारे में विस्तार से जानना है। तो देखिए, सबसे पहले हम अनुच्छेदों के माध्यम से भारतीय संविधान को कुछ जान लेते हैं। तो देखिए, भारतीय संविधान में भाग 1 संघ और उसके राज्य क्षेत्र के अंतर्गत अनुच्छेद 1 से और 4 तक संघ और उसके राज्य क्षेत्रों का विस्तार से वर्णन किया गया है। अनुच्छेद नंबर 1 संघ का नाम और उसके राज्य क्षेत्रों के बारे में विस्तार से बताता है। संघ का नाम या हमारे देश का नाम क्या होगा? हमारी भारतीय संविधान सभा में यह एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न था। जब भारत स्वतंत्र हो रहा था, स्वतंत्रता के साथ ही या स्वतंत्रता के पहले ही हम जानते हैं कि यह तय हो गया था कि भारत और पाकिस्तान नाम से दो स्टेट बनने वाले हैं। उस समय गवर्नर जनरल हुआ करता था माउंटबेटन। इस समय कांग्रेस के सदस्य या कांग्रेस के प्रभारी जो है होते थे सरदार नेहरू, सरदार पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलाना साहब, अब्दुल कलाम आजाद, है ना, अबुल कलाम आजाद। इधर से मुस्लिम लीग का नेतृत्व कर रहे थे मोहम्मद अली जिन्ना। इनकी आपस में मीटिंग हुई। मोहम्मद अली जिन्ना ने इस संबंध में एक प्रस्ताव रखा था माउंटबेटन के सामने कि संघ एक में, मतलब संघ के तहत जब भारत का विभाजन हो रहा है तो दो स्वतंत्र राष्ट्रों का दो स्वतंत्र नाम होना चाहिए। जो क्षेत्र हिंदुओं का है वो हिंदुस्तान, और जो क्षेत्र मुस्लिम क्षेत्रों का है वो है पाकिस्तान। किंतु सरदार पटेल ने इस बात को सिरे से खारिज कर दिया गया कि अगर पाकिस्तान का जन्म हुआ है तो नामकरण सिर्फ पाकिस्तान का होना चाहिए। यह जो क्षेत्र है इसके नामकरण का अधिकार भारत की सरकार का होना चाहिए। जिन्ना साहब ये चाहते थे, जिन्ना ये चाहता था कि भारत और पाकिस्तान नाम से मिलाकर संयुक्त इंडिया हो, जिसमें एक भारत क्षेत्र हो और एक पाकिस्तान क्षेत्र हो। किंतु इस बात को खारिज कर दिया गया। बाद में संविधान सभा पर इसके लिए चर्चा हुई। जब चर्चा हुई तो इस समय भारत के, जैसे जानते हैं हम, ऐतिहासिक रूप से कई नाम थे। एक नाम हुआ करता था भारत, और प्राचीन जाओ तो ये आर्यों का स्थान आर्यावर्त कहलाता था। मुस्लिम शासन काल के दौरान इसका नाम हिंदुस्तान पड़ गया। फिर उसके बाद ब्रिटिश से आए तो इंडिया पड़ गया। तो देश का नाम क्या होना चाहिए? संविधान सभा इस बात पर एकमत हुई कि हमारे देश के दो नाम स्वीकार किए जाएंगे। पहला नाम होगा भारत और दूसरा नाम होगा इंडिया। इस तरह हमारे संविधान में भारतीय संघ के दो नाम स्वीकार किए गए अनुच्छेद 1 के तहत। तो हमारे भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद देश के नाम के विषय में बताता है? तो देश के नाम के विषय में बताने वाला अन्ना है अनुच्छेद नंबर 1, भारत अर्थात इंडिया। और दूसरे नाम शब्द बोला गया इसमें राज्यों का संघ। अब राज्यों का संघ भी एक बड़ा महत्वपूर्ण सब्जेक्ट होता है ना। भारतीय राज्य संघ के दो विशिष्ट अर्थ निकलते हैं। पहला, भारतीय संघ किसी राज्यों के मध्य होने वाले समझौते का परिणाम नहीं है, और दूसरा, भारतीय राज्यों को संघ से अलग होने की स्वतंत्रता नहीं है। ठीक है, तो यह है अनुच्छेद संघ और इसके राज्य क्षेत्र। यहां पे हम देख लेते हैं संघ और उसके राज्य क्षेत्र, आपको समझ में आ गए होंगे। संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। संविधान के अनुच्छेद यह निर्धारित किया गया है कि भारत अर्थात इंडिया, अर्थात हमारे भारतीय संविधान में संघ के कितने नाम स्वीकार किए गए हैं? दो, भारत और इंडिया। राज्यों का संघ होगा जिसमें भारत शब्द का नाम संघ शासन के प्रणाली को दर्शाता है। ठीक है, सिंपल।
राज्य और उनके राज्य क्षेत्र होंगे जो पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट है। और इसके अनुच्छेद 1 के तहत 3 श्रेणियों में राज्यों को बांटा गया। पहला, राज्यों के राज्य क्षेत्र, जिसको आप वर्तमान में पूर्ण राज्य का नाम से जानते हो, जिसकी संख्या वर्तमान में आप जानते हो कि 28 है। दूसरे नंबर पे पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट संघ राज्य क्षेत्र, या जिसको आप सामान्य भाषा में केंद्र शासित प्रदेश कहते हो, जिनकी संख्या ये 28 और ये 8 है। और ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाए, है ना, इसको ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जो भविष्य में अर्जित किए जाए, इसके लिए भी एक गुंजाइश छोड़ी गई कि भविष्य में अगर कोई क्षेत्र भारत सरकार अपने क्षेत्र में भूभाग में शामिल करती है तो पहले वो भाग गा के तहत शामिल किया जा सकता है। क्लियर? ये है आपका अनुच्छेद नंबर 1। और राज्यों का संघ कहा गया, जैसा कि मैंने आपको बताया, है ना। जैसे अमेरिका देखते हैं तो अमेरिका के विपरीत भारत को राज्यों के मध्य किसी सौदेबाजी या समझौते का परिणाम नहीं है। यहां अमेरिका से हम तुलना क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अमेरिका भी एक संघीय राज्य है ना, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। लेकिन देयर आर डिफरेंट बिटवीन यूएसए एंड इंडिया। यूएसए जो है वह राज्यों के मध्य एक समझौते का परिणाम है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, है ना। यूएसए राज्यों के बीच, अर्थात इसके अर्थ यह निकलता है कि जिस दिन यह समझौता समाप्त होगा राज्य अपने आप में स्वतंत्र इकाई के रूप में कार्य करेंगे। जबकि भारत, हमारा देश जो है, वह राज्यों के बीच किसी समझौते का परिणाम नहीं है। इसका तात्पर्य है कि राज्यों को संघ से अलग होने की स्वतंत्रता नहीं है ना। कोई भी राज्य भारत से अलग होने के लिए स्वतंत्र नहीं है, अर्थात भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। उल्लेखनीय यह है कि भारत में विभाजन के पश्चात केंद्रयुक्त संघीय व्यवस्था की स्थापना का मुख्य उद्देश्य राजनीतिक एवं प्रशासनिक दृष्टिकोण माना गया। कुछ नहीं है, सिंपल सा था। भारत ना एक बहुविविधता वाला देश है, बहुत भाषाओं वाला देश है, बहुत क्षेत्रीयता वाला देश है। अगर राज्यों को स्वतंत्र होने की अधिकार दे दिया जाता तो भारत एक नहीं रह पाता। जरूरी था कि भारत में इस प्रकार राज्य संघ का निर्माण किया जाए कि राज्यों के सीमित अधिकार हो। क्यों? क्योंकि हमारे लिए देश की एकता और अखंडता जरूरी है। ठीक है, तो ये हो गया राज्यों का संघ है। ठीक है, अब अनुच्छेद नंबर 2 की बात करते हैं। अनुच्छेद नंबर 2 भारत में नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना के विषय में विस्तार से वर्णन करता है। अनुच्छेद 2 यह कहता है कि किस प्रकार भारतीय संघ में नए राज्यों का प्रवेश किया जाएगा, निर्माण किया जाएगा और स्थापना किया जाएगा, है ना। इसमें कुछ नहीं बोला गया, इसमें बहुत सिंपल एक लाइन बोल दी गई कि संसद के पास यह अधिकार है। क्या बोला गया है? संसद के पास यह अधिकार है कि वह कानूनों का निर्माण करके, विधियों का निर्माण करके संघीय क्षेत्र में या कानूनी रूप से किसी भी राज्य क्षेत्र को भारत में शामिल कर सकती है, प्रवेश कर सकती है, किसी नए राज्य की स्थापना कर सकती है। ठीक है, तो ये देखिए, संसद विधि द्वारा ऐसे निर्बंधों और शर्तों पर जो वह ठीक समझे संघ में राज्यों का प्रवेश और उसकी स्थापना कर सकती है, जो उसको सही लगे। अनुच्छेद 2 के अधीन संसद ने 2 प्रकार की शक्ति प्राप्त है। प्रथम, है ना, नए राज्यों के प्रवेश की, और दूसरा स्थापना करने की। पहले संबंध उन राज्यों से है जो विद्यमान है, दूसरा उन राज्यों से संबंधित है जो पहले से स्थापित है परंतु भारतीय संघ में शामिल नहीं है। मतलब नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना, है ना, 2 शक्तियां मिलती है। पहला किसी राज्य का प्रवेश कर सकती है और दूसरा पूर्व स्थापित जो राज्य है उसको तोड़कर दो, है ना। इसको इस रूप में देख सकते हो कि संघ को यह शक्ति है कि जो आपके स्थापित राज्य है उसको तोड़कर 2 राज्यों में मिला, 2 राज्य बना सकती है, किसी 2 राज्यों को एक करके एक राज्य कर सकती है। क्लियर? अनुच्छेद नंबर 3, है ना, इसके आगे कहते हैं कि संसद विधि द्वारा ऐसे निबंधों संतों पे, ये तो देख लिया। अनुच्छेद 2 के तहत सिक्किम एकमात्र राज्य था जिसको, जो स्वतंत्र था, इसे 36वें संविधान संशोधन द्वारा शामिल कर लिया गया। ठीक है, आगे हम सिक्किम की कहानी बताएंगे। सिक्किम 1974 के पहले भारत का हिस्सा नहीं था, एक स्वतंत्र रियासत हुआ करती थी। चोंग्याल वंश का एक शासन हुआ करता था जिसको 1974 में 35वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 2 के तहत ही भारतीय संघ में शामिल किया गया और अनुच्छेद 3 के तहत इसे एक पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। संघ 1975 में 36वें संविधान संशोधन द्वारा। क्लियर? अब यहां पे यह बात आती है कि अनुच्छेद 3 क्या कहता है। अनुच्छेद 3 कहता है कि नए राज्यों का निर्माण वर्तमान राज्यों की क्षेत्रों, नाम और सीमा में परिवर्तन।
ये कहता है कि संघ को यह भी अधिकार है, क्या अधिकार है, कि वह किसी नए राज्य का निर्माण, मतलब किसी भी नए राज्य का निर्माण कर सकती है, और जो पहले से स्थापित राज्य है उसके क्षेत्रों, मतलब सिंपल सा इसको इस रूप में देखो, किसी राज्य के क्षेत्र को बढ़ा सकती है, घटा सकती है, उसकी सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है, या उसके नाम में भी परिवर्तन कर सकती है। आगे मैंने एक लिस्ट दी है जिसमें राज्यों के समय समय पर नामों में परिवर्तन किए गए हैं। क्लियर? तो किसी राज्य के उसके राज्य क्षेत्र से अलग करके, बहुत सिंपल है, दो या दो से अधिक राज्यों में मिला सकती है। जैसे मध्य प्रदेश का विभाजन करके छत्तीसगढ़ राज्य बनाया गया, तो ये अनुच्छेद 3 के तहत बनाया गया, है ना। किसी राज्य क्षेत्र को बढ़ा सकती है सीमाओं में, किसी राज्य क्षेत्र को घटा सकती है, किसी राज्य के क्षेत्र की सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है, किसी राज्य क्षेत्र के नाम में परिवर्तित कर सकती है। जैसे उत्तरांचल का नाम बदल के उत्तराखंड कर दिया गया, तो यह शक्ति किसके पास है? संसद के पास है, कि किसी भी पूर्व स्थापित राज्य की नाम, क्षेत्र और सीमा में परिवर्तन कर सकती है। इसके अतिरिक्त नए राज्यों का निर्माण कर सकती है ना। मूल संविधान में इस अनुच्छेद का प्रावधान प्राय इतने ही थे। आगे चलकर 5वें तथा 18वें संविधान संशोधन के माध्यम से इसमें से कुछ बातें और जोड़ी गई थी। ये बात समझ में आई? 5वें संविधान संशोधन 1955 के माध्यम से राज्य गठन प्रक्रिया में प्रभावित होने वाले राज्यों की राय मांगे जाने का प्रावधान जोड़ा गया था। इसके तहत दो व्यवस्थाएं हैं, है ना। संसद की ये शक्ति तो है, आगे हम प्रक्रिया को यही बताएंगे कि संसद ये शक्ति है कि वह किसी राज्य की, जैसे फॉर एग्जांपल मध्य प्रदेश राज्य, संसद की यह शक्ति है कि मध्य प्रदेश राज्य को वह तोड़कर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बांट सकती है ना। तो क्या इसमें मध्य प्रदेश सरकार की कोई राय मायने रखती है? एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। जैसे उदाहरण के तौर पर मध्य प्रदेश में अलग सरकार है, हमारे मुख्यमंत्री है, उनकी सरकार है, और केंद्रीय सरकार स्वतंत्र है। तो क्या केंद्रीय सरकार को यह अधिकार है कि किसी भी समय मध्य प्रदेश से बुंदेलखंड को अलग करके बुंदेलखंड नामक एक राज्य बना सकती है, ठीक है, और मध्य प्रदेश के क्षेत्र में परिवर्तन कर सकती है, सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है? तो इस प्रश्न का उत्तर अनुच्छेद 3 क्लियर करता है। अनुच्छेद 3 कहता है हां, संसद को यह शक्ति है कि वह किसी राज्य को तोड़कर दो राज्यों में परिवर्तित कर सकती है, लेकिन 5वें संविधान संशोधन द्वारा इसमें थोड़ा सा और परिवर्तन किया। कहा गया कि इस प्रकार के किए जाने वाले किसी भी परिवर्तन के पहले केंद्र सरकार, जो राज्य प्रभावित हो रहा है, उस संबंधित राज्य से सलाह लेगी, ठीक है। राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना राज्य का गठन, नाम, क्षेत्र, सीमा विधेयक संसद में पेश नहीं किए जाएंगे, और राष्ट्रपति प्रभावित होने वाले राज्यों के विधानमंडलों में ऐसे विधेयक भेजकर उन पर राय देने के लिए निश्चित करेगा। मतलब समझ में आ गया कि सिंपल सी बात है कि ऐसे किसी भी परिवर्तन के लिए पहली बात, राष्ट्रपति की अनिवार्य सहमति जरूरी है। मतलब ऐसा कोई भी परिवर्तन बिना राष्ट्रपति की सहमति के नहीं होगा। और दूसरा, राष्ट्रपति अपनी सहमति देने से पूर्व संबंधित राज्य की सलाह मांगेगा। अब प्रश्न उठता है, क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश राज्य ने मान लो मना कर दिया, मध्य प्रदेश की सरकार ने मना कर दिया कि हम नहीं चाहते कि हमारे मध्य प्रदेश से बुंदेलखंड को अलग करके एक अलग राज्य बनाया जाए। तो क्या संसद इस राय को मानेगी, बाध्य है अथवा नहीं? तो इसका उत्तर है नहीं। संसद ऐसी किसी भी सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं है। इसके बावजूद अगर संसद चाहती है तो वह राज्य के नाम, क्षेत्र और सीमा में परिवर्तन कर सकती है। अब अनुच्छेद 4 इन सारी चीजों को और अच्छे से स्पष्ट कर देता है। अनुच्छेद 4 कहता है कि अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 में कोई भी परिवर्तन करना हो तो वह एक निश्चित प्रक्रिया के माध्यम से ही किया जाएगा, और वह प्रक्रिया 368 के तहत संशोधन नहीं मानी जाएगी। अब प्रश्न यह उठता है कि 368 में क्या है? तो देखिए 368 में ना संविधान संशोधन प्रक्रिया का विस्तार से वर्णन किया गया है। संविधान संशोधन के लिए यह स्पष्ट किया गया है, दो प्रकार से ही संविधान संशोधन हो सकता है। पहला, संविधान संशोधन कैसे हो सकता है कि संसद में 2/3 बहुमत से पारित हो, अलग अलग प्रत्येक सदन में, है ना। कुल उपस्थिति जो हो 50% से ज्यादा हो, और मतदान वाले करने वाले सदस्यों का 2/3,
और दूसरा होता है 2/3 के साथ साथ आधे से अधिक राज्यों की भी सहमति हो। अनुच्छेद 4 कहता है कि अनुच्छेद 2 और 3 में किसी भी प्रकार का परिवर्तन अनुच्छेद 368 के तहत परिवर्तन नहीं समझा जाएगा। इसका मतलब है कि अनुच्छेद 2 और 3 में किए जाने वाले जो परिवर्तन हैं वह साधारण बहुमत से हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं? साधारण बहुमत से हो सकते हैं। ठीक है, नोट यही बात बोलता है अनुच्छेद नंबर 4। इस अनुच्छेद के अनुसार नए राज्यों का प्रवेश या गठन 2, नए राज्यों का निर्माण, क्षेत्र सीमा में परिवर्तन 3, संविधान के 368 के तहत संशोधन नहीं माना जाएगा। क्लियर है? अब शर्तें, संबंधित कोई भी विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से, जैसा कि पहले बता चुके, प्रस्तुत किया जाएगा। यदि विधेयक में शामिल प्रस्ताव किसी भी राज्य क्षेत्र, उसकी सीमा या उसके नाम प्रभावित करता है तो राष्ट्रपति अपनी सहमति देने से पहले विधानमंडल के पास पूछेगा, है ना। जैसे मध्य प्रदेश सरकार के अगर प्रभावित हो रही है तो मध्य प्रदेश सरकार से यह पूछेगा कि क्या हम आपके राज्य को तोड़ सकते हैं या आपके राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकते हैं, है ना। फिर तीसरे नंबर पे राष्ट्रपति राज्य विधानमंडल का मत जानने के लिए बाध्य नहीं है, जैसा कि मैंने बताया कि आवश्यक नहीं है, केवल पूछेगा। लेकिन अगर मध्य प्रदेश सरकार ने माना कर दिया तो क्या फर्क पड़ेगा? उत्तर है नहीं, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। दिए गए मत को स्वीकार अथवा अस्वीकार कर सकता है। फिर संसद अपने अनुसार भारत की राजनीतिक मानचित्र का पुनर्निर्धारण कर सकती है। इसी कारण भारत को विनाशी राज्य, विनाशी राज्य मतलब समझ रहे हो ना ये वर्ड, विनाशी राज्य मतलब सिंपल सा है कि राज्यों का अपना कोई अस्तित्व नहीं है, राज्य कभी भी समाप्त किए जा सकते हैं। संसद को यह शक्ति है कि वह भारत का पूरा नक्शा फिर से बना दे, है ना। विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ, लेकिन अविनाशी संघ का कोई परिवर्तन इससे नहीं होगा। दैट्स इट। अब कहानी है देशी राज्यों के एकीकरण की। देखिए, कहानी कुछ ऐसी शुरुआत होती है, इसको मैं थोड़ा सा आराम से बैठ के विस्तार से समझाता हूं। पहले पूरी कहानी सुन लो, फिर पीपीटी के माध्यम से आप देख लेना। देखिए, कहानी कुछ ऐसे स्टार्ट होती है कि हम कहानी पढ़ रहे हैं देशी रियासतों का एकीकरण। 1935 के भारत शासन अधिनियम में पहली बार भारतीय संघ मतलब ब्रिटिश प्रांत और देशी रियासतों को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया था। ब्रिटिश प्रांत के अंतर्गत वे राज्य क्षेत्र हुआ करते थे जहां पे ब्रिटेन द्वारा प्रत्यक्ष शासन व्यवस्था का संचालन किया जाता था। देशी रियासतों के अंतर्गत वे क्षेत्र हुआ करते थे जहां पे देशी रजवाड़े ब्रिटिश सरकार से एक सहमति के माध्यम से शासन संचालन करते थे। ये सहमतियां 1857 के क्रांति के बाद 1861 से लेकर लगभग 19वीं सदी तक, 1900 आते आते तक स्थापित की गई थी। इसमें राज्यों को अपने विशिष्ट अधिकार थे, कुछ राज्यों को अपनी सेना रखने का अधिकार दिया गया था, यहाँ तक कि कुछ बड़े राज्य अपनी स्वतंत्र मुद्राएं छापते थे, उनके खुद के केंद्रीय बैंक हुआ करते थे, है ना। और राज्य अपनी सेना, प्रशासन, संचालन, पुलिस, ऐसे कई सारे अधिकार राज्यों को स्वतंत्र रूप से प्राप्त थे। स्वतंत्रता जब हुई, जब 1947 में आजादी हमें मिली, तो 1947 के पहले इस तरह से भारत ब्रिटिश प्रांत और देशी रियासतों के संघ के रूप में बटा हुआ था। ब्रिटिश प्रांतों की जो संख्या हुआ करती थी उस समय, वो लगभग 12 हुआ करती थी और देशी रियासतों की संख्या 565 देशी रियासतें हुआ करती थी। 1947 में डिकी बर्ड प्लान या इसको माउंटबेटन योजना के नाम से जानते हैं, 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना प्रस्तुत की गई। इस माउंटबेटन प्लान, इसके पहले डिकी बर्ड, अब प्रश्न है डिकी बर्ड कौन थे? डिकी बर्ड एक ब्रिटिश सैन्य अधिकारी थे, या इसको हम रेडक्लिफ प्लान भी कह सकते हो, क्योंकि रेडक्लिफ कौन थे? रेडक्लिफ वो व्यक्ति थे जिसे भारत और पाकिस्तान के नाम से विभाजन का कार्य सौंपा गया था। इसके पहले का घटनाक्रम आपने इतिहास में पढ़ा होगा कि मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे के माध्यम से पृथक पाकिस्तान की मांग को एकदम पूरी तरह से प्रभावी तौर पर लागू कर दिया था। क्यों? इसके पहले की घटना था कि कैबिनेट मिशन भारत आ चुका था और कैबिनेट मिशन में यह कहा गया था कि निर्वाचन के माध्यम से कैबिनेट या संविधान सभा का गठन किया जाएगा। इस संविधान सभा में जब निर्वाचन हुआ तो
कांग्रेस अच्छी विजय प्राप्त की थी, जबकि मुस्लिम लीग को इसमें हार का सामना करना पड़ा था। मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार किया और डायरेक्ट एक्शन डे मनाया। आजादी से पहले माउंटबेटन ने भारत में सभी रियासतों के संघ, ब्रिटिश प्रांत, मुस्लिम लीग सभी से एक एक प्रकार की मीटिंग की, है ना। स्पष्ट रूप से अगर साधारण शब्दों में बताएं तो जब कांग्रेस से यह मीटिंग की गई तो कांग्रेस से पूछा गया कि आपको वास्तविकता में क्या चाहिए। तो कांग्रेस ने कहा कि हमें देश की आजादी चाहिए। मुस्लिम लीग से पूछा गया कि आपको क्या चाहिए, तो मुस्लिम लीग ने स्पष्ट रूप से कहा कि हम इस संविधान सभा में पार्टिसिपेट नहीं करने चाहते, हमें एक अलग संविधान सभा चाहिए, हमें एक अलग राष्ट्र चाहिए जिसका नाम होगा पाकिस्तान। इसका प्रतिनिधित्व कर रहे थे मोहम्मद अली जिन्ना, कायदे आजम पाकिस्तान के पहले। ठीक है, देसी रियासतों से जब मीटिंग की गई, जो बड़ी बड़ी रियासतें हुआ करती थी, जयपुर रियासत, जोधपुर रियासत, जूनागढ़ रियासत, हैदराबाद रियासत, कश्मीर रियासत, है ना, अवध रियासत, सियालकोट, त्रावणकोर, बहुत सारी रियासतें, 565 के करीब संख्या हुआ करती थी। मध्य प्रदेश में हम अगर देखें, होलकर रियासत थे, सिंधिया रियासत थे, बघेल रियासत थे, बुंदेलखंड की रियासतें जिनकी संख्या लगभग 22 हुआ करती थी, है ना। ऐसे मध्य प्रदेश में लगभग 70-78 रियासतें तो केवल हमारे मध्य प्रदेश के क्षेत्र में हुआ करती थी। तो इनसे पूछा गया कि आपको क्या चाहिए, तो ये चाहते थे कि 1857 के पहले वाली स्थिति स्थापित की जाए, अर्थात देसी रियासतों को यह स्वतंत्रता दे दी जाए कि वह भारतीय संघ क्षेत्र में या पाकिस्तान संघ क्षेत्र में नहीं शामिल ना होते हुए वह स्वतंत्र शासन व्यवस्था का संचालन कर सके। इस आधार पर माउंटबेटन ने एक योजना तैयार की। माउंटबेटन ने योजना क्या तैयार की? माउंटबेटन ने इस बात को क्लियर किया कि अब भारत को आजाद किया जाएगा और यह आजादी की डेट होगी 15 अगस्त 1947। 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान नाम से दो स्वतंत्र देश होंगे। 12 ब्रिटिश प्रांतों में से 9 ब्रिटिश प्रांत भारतीय क्षेत्र में और 3 ब्रिटिश प्रांत पाकिस्तान राज्य क्षेत्र में शामिल किया जाएगा। क्लियर? पश्चिमी और पूर्वी दो क्षेत्रों को शामिल किया गया था, बंगाल के पूरब वाला हिस्सा और इधर पंजाब के पश्चिम वाला हिस्सा, जिसकी बाउंड्री लाइन खींचने का काम किसको सौंपा गया था? रेडक्लिफ साहब को, है ना। फिर देसी रियासतों से बोला गया कि देसी रियासतों से किए गए सभी करार 15 अगस्त 1947 की तिथि से समाप्त होते हैं, अर्थात देसी रियासतों को यह स्वतंत्रता है कि वह भारत में शामिल हो जाए, पाकिस्तान में शामिल हो जाए या स्वतंत्र रह सकती हैं। इस तरह 14 और 15 अगस्त की मध्यरात्रि को भारत को आजाद कर दिया जाता है। नेहरू ने लाल किले पर झंडा फहराया, है ना। प्रधानमंत्री उस समय अंतरिम सरकार के प्राइम मिनिस्टर जो हुआ करते थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्हें लाल किले पर झंडा फहराया और झंडा फहराने के साथ ही भारत सिर्फ आजाद नहीं हुआ, भारत कई टुकड़ों में विभाजित हो गया। अब भारत कई टुकड़ों में यहाँ पे विभाजित हो गया। भारत की जिस आजादी का झंडा नेहरू ने फहराया था उसके थोड़ी ही दूर, मतलब 8 किलोमीटर दूर एक स्वतंत्र देसी रियासत थी पालमपुर, जिसका अपना झंडा हुआ करता था, जिसकी अपनी रियासत। देसी राजवाड़ों ने भारत की आजादी से पहले ही अपनी आजादी की घोषणा कर दी थी। कई रियासतें हुआ करती थी उस समय जिन्होंने 15 अगस्त के पहले, जैसे उदाहरण के तौर पर अगर हम देखते हैं तो त्रावणकोर एक रियासत हुआ करती, जैसे वर्तमान में केरल है ना, वहां पे एक रियासत हुआ करती थी, इस रियासत का नाम था त्रावणकोर। इसने 9 अगस्त 1947 को ही अपनी आजादी की घोषणा कर दी। इसी प्रकार जोधपुर, जयपुर, जूनागढ़, कश्मीर, इन्होंने आजादी के एक दिन पहले अर्थात 14 अगस्त 1947 को ही अपनी आजादी की घोषणा कर दी। इस तरह भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र तो हुआ था, लेकिन भारत कोई एक देश नहीं था, अभी तो टुकड़ों में आजाद होने वाला एक देश हुआ करता था, टुकड़ों में आजाद हुआ था भारत। ठीक है, अब 15 अगस्त को ही क्यों आजाद हुआ, इसकी कहानी भी बड़ी विचित्र है। माउंटबेटन को जब भारत भेजा गया था भारत की आजादी के लिए, तो उसे पर्याप्त समय दिया गया था। उसे बोला गया था कि लगभग जैसे इसके लिए घोषणा किसने की थी, तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, लेबर पार्टी के प्रधानमंत्री थे क्लीमेंट एटली। एटली की घोषणा के बाद भारत को आजादी मिली थी, तो एटली ने कहा था कि 1948 तक हम भारत को आजाद कर देंगे। लेकिन माउंटबेटन जैसे ही भारत आते हैं गवर्नर जनरल बनकर, माउंटबेटन को किसी बात की जल्दी थी। उनके लिए 15 अगस्त का दिन जो था वो बड़ा महत्वपूर्ण था। अब 15 अगस्त का दिन महत्वपूर्ण क्या था?
कि जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था तो माउंटबेटन उस समय ब्रिटिश सरकार की तरफ से बर्मा में लड़ाई लड़ रहे थे। और जब 6 और 9 अगस्त को हिरोशिमा और नागासाकी में बम वर्षा की गई थी जापान पर, अमेरिका के द्वारा, तो जापान की सेनाओं ने 15 अगस्त 1944 को आत्मसमर्पण किया था बर्मा में, है ना। किसके समक्ष ये आत्मसमर्पण हुआ था? ये आत्मसमर्पण हुआ था माउंटबेटन के समक्ष। तो माउंटबेटन को यह लगता था कि द्वितीय विश्व युद्ध जो है वो जापान को माउंटबेटन ने हराया है। तो माउंटबेटन के लिए यह दिन बड़ा महत्वपूर्ण था क्योंकि उस दिन उसने जापान की सेना से आत्मसमर्पण करवाया था। तो वो चाहता था कि इस दिन को ऐतिहासिक बनाया जाए, अतः वह चाहता था कि भारत को 15 अगस्त को ही आजाद किया जाए। खैर, 15 अगस्त 1947 को भारत को आजाद कर दिया जाता है। अब 15 अगस्त 1947 को जैसे ही भारत को आजाद होती है, लेकिन भारतीय जो संघ शासित क्षेत्र है, रियासतें हैं, वो टुकड़ों में आजाद हुई थी, है ना। 565 लगभग देसी रियासतें हुआ करती थी जो टुकड़ों में, पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्र पाकिस्तान में तो शामिल हो गए थे, लेकिन रियासतों की एक बड़ी समस्या थी। अब भारत, अब मैंने आपको कैबिनेट सभा जब पढ़ाई थी तब वहां पे बताया था कि इसमें हमारी संविधान सभा में 3 प्रमुख परिवर्तन हुए थे। पहला कि एक भारतीय संविधान सभा अब 2 भागों में टूट गई थी, एक भारत की संविधान सभा, दूसरी पाकिस्तान की संविधान सभा। भारतीय संविधान सभा में सदस्य संख्या थी 299, जबकि पाकिस्तानी संविधान सभा में 90 सदस्य शामिल हो गए थे। 389 2 भागों में टूट गया था, 299 प्लस 90। देसी रियासतों ने अपने आप को संविधान सभा से अलग करके स्वतंत्र घोषित कर लिया। और तीसरे नंबर पे एक अंतरिम और संप्रभु सरकार घोषित की गई थी जो किसी भी संविधान को अपना सकती थी। इस संप्रभु सरकार या अंतरिम सरकार ने अब विभिन्न समितियों का गठन किया संविधान निर्माण के लिए, जिसमें एक बड़ी महत्वपूर्ण समिति थी प्रांतों से वार्ता समिति। इस देसी रियासतों से वार्ता समिति या इसको प्रांतों से वार्ता समिति कहते हैं, जिसके अध्यक्ष बनाए जाते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें लौह पुरुष यूं ही नहीं कहते, बड़ा महत्वपूर्ण काम किया था। वह था देश के एकीकरण का, राज्यों के एकीकरण का कार्य सौंपा गया। इनसे यह बोला गया कि अब आपका काम है कि अब इन रियासतों को एक एक करके चर्चा करो और इनका एकीकरण करो। सरदार वल्लभ भाई पटेल सच में बहुत ही क्रांतिकारी विचार के, लौह पुरुष, बुद्धिमान और अव्वल दर्जे के कूटनीतिज्ञ थे। वो जानते थे कि देसी राजाओं के राजवाड़ों का अपना एटीट्यूड होता है, अपना सम्मान होता है। वो किसी भी राजा से बात करने जाएंगे तो वो सीधे बात नहीं करेगा। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, माउंटबेटन को अपने पक्ष में किया। माउंटबेटन जा ही रहे थे तो उन्होंने, आजादी के बाद माउंटबेटन अपनी पैकिंग में लगे हुए थे, तो वो जाकर मिलते हैं गवर्नर जनरल माउंटबेटन से, बोलते हैं कि रुकिए, अभी आपका काम अधूरा है। क्या आप चाहते हैं कि इतिहास में आपको ऐसे याद किया जाए कि जो देश को तोड़ने वाला या देश को बांधने वाला? माउंटबेटन बिल्कुल इस बात से प्रभावित हुआ। वो चाहता था कि उसे पॉजिटिव रूप में इतिहास में याद किया जाए, जो किसी देश का सहायक है, ना कि दुश्मन। तो बोले ठीक है, फिर आपको कुछ दिन और रुकना होगा, इन रियासतों से बात करनी होगी। इन रियासतों से बात करने के लिए माउंटबेटन को तैयार किया किसने? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। और इस सभी कार्यों के लिए एक और व्यक्ति को नियुक्त किया गया सरदार पटेल द्वारा, बीपी मेनन। अब ये बीपी मेनन साहब कौन थे? बीपी मेनन आजादी के पहले, मतलब ये माउंटबेटन के सहायक सचिव हुआ करते थे, सेक्रेटरी हुआ करते थे, जो माउंटबेटन के लिए कार्य किया करते थे, जिनको प्रशासनिक कार्यों का अच्छा अनुभव था। अब 1947 में जैसे ही आजादी की घोषणा हुई, इन्होंने भी रिटायरमेंट की घोषणा कर दी थी कि मैं वॉलंटरी रिटायरमेंट ले रहा हूं। तो इनसे बोला कि नहीं, भारत सरकार को आपकी आवश्यकता है, आप रिटायरमेंट नहीं लीजिए, क्योंकि ये सब कुछ जानता था ब्रिटिश सरकार के बारे में, आंतरिक बातें कि कैसे बात होती है, कैसे प्रशासन होता है, कैसे कोई लेखा पत्र तैयार किया जाता है। अब माउंटबेटन और सरदार पटेल ने क्या चालू किया? देसी रियासतों से मीटिंग। इसके लिए वीपी मेनन ने एक तैयार किया राज्य विलय पत्र, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन क्या था? इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन राज्य विलय पत्र एक घोषणा पत्र था। इस घोषणा पत्र में राज्यों को अपनी यह घोषणा करनी थी कि वह भारत में शामिल होना चाहते हैं
और अपने समस्त अधिकार भारत क्षेत्र को देना चाहते हैं और इस पर हस्ताक्षर करके देसी रियासतों को भारत में शामिल होना था। एक एक करके माउंटबेटन ने रियासतों के राजाओं से मिलना चालू किया, उनको बुलाया राज्यसभा में, अपने मतलब जो गवर्नर हाउस था वहां पे बुलाया गया। गवर्नर हाउस में बुलाते हुए माउंटबेटन ने ये शर्तें रखी, है ना, और इसके लिए सरदार पटेल ने एक पॉलिसी अपनाई जो सिंपल है। कैरेट एंड स्टिक की पॉलिसी होती है ना। कैरेट एंड स्टिक क्या होता है? तो गाजर और लाठी वाली एक पॉलिसी कहते हैं इसको। जैसे गाजर और लाठी मतलब क्या कि अगर आप स्वीकार करोगे तो आपको गाजर खाना मिलेगा, लेकिन नहीं स्वीकार करोगे तो उसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होगे, है ना। तो कैरेट एंड स्टिक, है ना, गाजर और लाठी वाली पॉलिसी थी। देसी रियासतों को एक एक करके मनाया गया, है ना। बहुत सारी रियासतों ने आनाकानी की, लेकिन कुछ दबाव डाल के, कुछ अलग अलग रूपों में। बहुत लंबी कहानी, इसको आपके एग्जाम के लिए बड़े महत्वपूर्ण नहीं है, फिर भी मैं शॉर्ट में बता ही दिया। इनको एक एक करके भारतीय राज्यों में मिलाया गया। 3 रियासतों ने लेकिन इस पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया। पहले नंबर पे है रियासत का नाम थी जूनागढ़ रियासत, दूसरी रियासत का नाम था हैदराबाद रियासत, और तीसरी रियासत का नाम था कश्मीर रियासत, है ना। अब कहानी जूनागढ़ की चालू होती है। जूनागढ़ ने इस आधार पर भारतीय संघ में शामिल होने से मना कर दिया कि वहां की जो पब्लिक है वो हिंदू है लेकिन राष्ट्र मुस्लिम है। तो प्रारंभ में जूनागढ़ ने कहा कि हम स्वतंत्र रहेंगे, बाद में कहा कि हम पाकिस्तान में शामिल होंगे क्योंकि हम एक मुस्लिम शासक हैं। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसके लिए एक बकायदा पुलिस कार्रवाई की, है ना, और पुलिस कार्रवाई के द्वारा जूनागढ़ को भारतीय संघ में शामिल कर दिया गया। और बाद में वहां पे जनमत संग्रह कराया गया दबाव डालकर, और जिसमें कहा जाता है कि लगभग लगभग 92% वोट भारतीय संघ में शामिल होने के लिए पड़े। इस तरह जनमत संग्रह के द्वारा जूनागढ़ को भारतीय संघ में शामिल किया गया। हैदराबाद की कहानी कुछ अलग थी। हैदराबाद के नवाब हुआ करते थे, इन्होंने भारतीय संघ में शामिल होने से मना कर दिया। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मीटिंग की, हालांकि इससे, लेकिन इसी बीच हैदराबाद में दंगे फैल गए। डीटीसी वहाँ सरकारी बसें थी, उनको जला दिया गया, और नवाब की सेना ने जब इसका विरोध किया तो सरदार पटेल को मौका मिला और सरदार पटेल ने वहां भी पुलिस भेजी और ऑपरेशन पोलो नाम से एक पोलो ऑपरेशन चलाया गया था। हैदराबाद के नवाब को ये लगता था कि उसके कुत्ते को मार दिया जाएगा, किसी ने बता दिया था, तो वो सारे कुत्तों को लेकर यहाँ से भाग गया और इस तरह हैदराबाद रियासत भी भारतीय संघ में शामिल हुई। कश्मीर की कहानी कुछ अलग थी। कश्मीर जस्ट जूनागढ़ की विपरीत वाली स्थिति थी। जैसे जूनागढ़ में जो स्थिति थी ना कि नवाब मुस्लिम था लेकिन जनसंख्या हिंदू हुआ करती थी, जस्ट इसके विपरीत कश्मीर की क्या स्थिति थी? शासक हरि सिंह हिंदू हुआ करता था जबकि जनता अधिकतम मुस्लिम थी। मोहम्मद अली जिन्ना कश्मीर के सामने एक खुला प्रस्ताव रखते हैं कि जो आप जो चाहिए इसमें लिख लीजिए, आपको पाकिस्तान देगा, आप कश्मीर को भारतीय संघ में शामिल कर दिए। बहुत लंबे समय तक नवाब की सेनाओं ने, नवाब ने भारतीय संघ में शामिल होने से मना कर दिया। जब जूनागढ़ भारत में शामिल हो गया तो पाकिस्तान की तरफ से कश्मीर पर आक्रमण कर दिया गया। और पाकिस्तान डायरेक्ट हिंदुस्तान से लड़ाई तो कर नहीं सकता था क्योंकि वही सेना, क्योंकि अभी तक भारत के लिए लड़ रही थी, वो भारत के खिलाफ तो नहीं लड़ती। तो इसने क्या किया कि वहां के कबायली, वहां पे क्या होते हैं बॉर्डर क्षेत्र में भारत पाकिस्तान के कुछ कबीलाई क्षेत्र, कबायली जनजातियां रहती हैं, कबायलियों के भेष में कुछ लोगों को घुसाया और उनको ऑफर दिया कि जाओ जितनी लूटपाट कर सकते हो करो। और वो श्रीनगर तक पहुंचते हैं कबायली और लूटपाट करना चालू कर देते हैं और चाहते हैं कि हरि सिंह को मार दो। हरि सिंह को जब ये बात पता चलती है कि श्रीनगर में उसके किले के बाहर तक ये कबायली पहुंच गए हैं तो वह भाग कर आते हैं दिल्ली, जो मिलते हैं नेहरू जी और पटेल से। नेहरू जी पटेल ने वही शर्त रखी कि इस राज्य विलय पत्र पर हस्ताक्षर करो और इस राज्य विलय पर हस्ताक्षर करके देसी रियासतों को भारतीय संघ में, मतलब राज्य विलय पर हस्ताक्षर करके कश्मीर को भारतीय संघ में शामिल होने की घोषणा करो। इस तरह हरि सिंह ने दबाव में आकर राज्य विलय पर हस्ताक्षर किए। भारतीय सेना गई और भारतीय सेना द्वारा वहां के कबायलियों से युद्ध किया गया और इस तरह कश्मीर को भी भारतीय संघ में शामिल किया गया। इस तरह 565 रियासतों के एक संघ के रूप में भारतीय संघ का एकीकरण हुआ। अब भारत के एकीकरण के बाद कहानी होती है राज्यों के बनने की। राज्य बनते कैसे हैं?
अब संविधान सभा की इधर बैठक चल रही थी। संविधान सभा की बैठक पैरेलल चल ही रही थी, ऐसा नहीं है कि ये सब करने के लिए संविधान सभा की बैठकों को रोका गया था। संविधान सभा की बैठकें चल ही रही थी और संविधान सभा की बैठकें चलने के साथ साथ यह बोला गया कि संविधान सभा ठीक है, संविधान सभा की बैठकें होती रहेंगी और इधर राज्यों का एकीकरण होने दो। जब राज्यों का एकीकरण हो गया तो संविधान सभा में अब यह प्रश्न उठने लगा 1948 आते आते कि अब राज्यों का निर्माण किया जाना चाहिए, क्योंकि हमारा अनुच्छेद 1 बनकर तैयार हो चुका था। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, तो राज्यों के द्वारा भी डिमांड की जा रही थी कि ठीक है अब राज्य बनाओ। भारत ना आजादी के पहले भाषाओं के आधार पर अलग अलग राज्यों में बटा हुआ था, गुजराती वालों का अलग राज्य, मराठी वालों का अलग राज्य। तो उस समय एक कमीशन गठित किया गया राज्यों के पुनर्गठन के लिए। 10 सदस्यीय कमीशन था, इसके अध्यक्ष बनाए जाते थे एस के धर। जनवरी 1948 में एक आयोग बनाया गया, धर कमेटी के नाम से जाना जाता है। इससे पूछा गया, 2 प्रश्नों पर यह गठित किया गया था। पहला, राज्यों का गठन किस रूप, किस आधार पर, क्या भाषा, क्या, या मतलब इसको सिंपली वे में बोले तो क्या भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया जा सकता है। और दूसरा, राज्यों के गठन के लिए और कौन कौन से पहलुओं पर हमें ध्यान देना चाहिए। इस समिति ने लगभग 1 वर्ष का समय लिया और 1 वर्ष के समय के पश्चात दिसंबर 1948 में अपनी रिपोर्ट सौंपी। इस रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से कहा, उन्होंने क्या कहा कि हाँ, भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं किया जा सकता, है ना। भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं किया जा सकता। किसी भी राज्य के गठन के लिए उसके भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक सभी पहलुओं का ध्यान रखा जाना चाहिए। इस तरह भाषाई आधार पर राज्यों के गठन की मांग को धर कमेटी ने अस्वीकार कर दिया। धर आयोग ने क्या कर दिया? अस्वीकार कर दिया। अब जब धर आयोग ने इस रिपोर्ट में भाषा के आधार पर राज्यों के गठन को अस्वीकार कर दिया, तो जो संविधान सभा में देसी राजवाड़े हुआ करते थे और प्रांतीय अध्यक्ष हुआ करते थे, उनको लगा कि उनका राज्य अब तोड़ दिया जाएगा, जिससे उनका अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। संविधान सभा में हमारे हंगामा होने लगा। इस हंगामे को शांत करने के लिए तत्कालीन एक उच्च स्तरीय कमेटी गठित की गई। इसमें गांधीवादी नेता पट्टाभी सीतारमैया और 2 प्रमुख सदस्य जवाहरलाल नेहरू और वल्लभ भाई पटेल मिलाए गए। इस कमेटी को ना जेबीपी कमेटी कहते हैं। जेबीपी कमेटी क्यों कहते हैं? तीनों के नाम के पहले अक्षर के आधार पर, जे फॉर जवाहरलाल नेहरू, वी फॉर वल्लभ भाई पटेल और पी फॉर पट्टाभी सीतारमैया। दिसंबर 48 में ही इस कमेटी का गठन किया गया और इनसे इसी प्रश्न पर गठित किया गया कि क्या धर आयोग की रिपोर्ट को स्वीकार किया जाए या नहीं, या दूसरे रूप में कहें तो क्या भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया जाना चाहिए या नहीं। अब इस प्रश्न पर यह समिति गठित तो कर दी गई है ना, लेकिन इस समिति ने बस जब अपनी रिपोर्ट सौंपी तो ढाक के 3 बात वही बात कही जो धर कमेटी ने पहले ही कही थी। क्या? कि भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की मांग को स्वीकार नहीं किया जा सकता। किसी भी राज्य के गठन के लिए सामाजिक, भौगोलिक, सांस्कृतिक, आर्थिक सभी पहलुओं को ध्यान में रखा जा सकेगा या रखा जाना चाहिए। अब इसकी रिपोर्ट होती है और रिपोर्ट होने के बाद संविधान सभा में यह हंगामा अब सड़कों पर पहुंच जाता है और सड़कों पर हंगामा होने लगता है, बड़े बड़े आंदोलन होने लगते हैं, धरना देने लगते हैं लोग कि हमें राज्य चाहिए, स्वतंत्र राज्य चाहिए। और इसका सबसे ज्यादा जो इम्पैक्ट था वो दक्षिण भारत में देखने को मिलता है, क्योंकि दक्षिण भारत में ना भाषाओं के आधार पर स्पष्ट विभाजन है। तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, हर भाषा के लिए एक स्टेट है। और इसका आंध्र प्रदेश में हमें सबसे ज्यादा इम्पैक्ट देखने को मिला। वहां के एक नेता थे, इनका नाम था पोट्टी श्री रामल्लू। ये अनशन पर बैठ गए, अनशन पर बैठ गए और ये कहते हैं कि जब तक भारत सरकार राज्यों के गठन की मांग को स्वीकार नहीं करेगी, मैं भोजन ही नहीं करूंगा। श्री रामल्लू साहब अनशन पर बैठे रहे। भारत सरकार इस बात पे कतई तैयार नहीं थी कि राज्यों का गठन भाषा के आधार पर हो। क्यों नहीं तैयार थे? सिंपल सा, अगर भाषा के आधार पर राज्य बना दोगे तो भारत फिर एक कैसे रह जाएगा? कोई राज्य विकसित रह जाएगा, कोई राज्य पिछड़ा, और फिर भाषा के आधार पर सांस्कृतिक एकता की स्थापना नहीं हो सकती। राज्यों के गठन के लिए आर्थिक आधार, भौगोलिक आधार, सामाजिक आधार एक महत्वपूर्ण आधार है ना। तो रामल्लू साहब अनशन पे बैठ गए और भाई साहब 56 दिनों की आमरण अनशन की उन्होंने। कितने दिनों की? 56 दिनों की आमरण अनशन की। और 56 दिनों के अनशन के पश्चात इनकी मृत्यु हो जाती है।
पोटी श्रीरामलु साहब, है ना, आंध्र, इसे दक्षिण का गांधी भी कहते थे, आंध्र का गांधी भी कहा जाता था, बहुत बड़े नेता थे और से भूख हड़ताल में मर गए। सोचो, राज्यों के गठन के लिए सरकार नहीं झुकी। जैसे ही इनकी मृत्यु होती है, पूरे आंध्र प्रदेश में आगजनी हिंसा हो जाती है ना। हैदराबाद में कई बसों को जला दिया जाता है, रेल की पटरियां लोग उखाड़ उखाड़ के घर ले जाते हैं, मतलब सरकारी बंगलों में आग लगा दी जाती है। बहुत ज्यादा हिंसा और आगजनी थी, सरकार दबाव में आना पड़ा और सरकार को भाषा के आधार पर पहला राज्य, कौन सा, आंध्र प्रदेश का गठन करना पड़ा। कब गठन किया गया? 1 अक्टूबर 1953 को, 1 अक्टूबर 1953 को भाषा के आधार पर पहला राज्य आंध्र प्रदेश का गठन हो गया। अब जब आंध्र प्रदेश का गठन हो गया तो अन्य राज्यों से भी अब ये मांग उठने लगी कि अब भाषा के, अब हमारे भी राज्य का गठन किया जाना चाहिए। सरकार को भी लगा कि अब आजादी हुए लगभग 6 वर्ष हो गए हैं, समय हो गया है कि राज्यों का गठन किया जाना चाहिए। इसके लिए भारत सरकार ने एक कमेटी बनाई। इस कमेटी को राज्य पुनर्गठन आयोग भी कहते हैं, जिसके अध्यक्ष बनाए जाते हैं डॉक्टर फजल अली। इसके 2 अन्य सदस्य थे, हृदयनाथ कुंजरू और के.एम. पाणिक्कर। इन 2 समितियों ने, इस समिति ने यह फैसला किया, ये लगभग जांच की और जांच वही प्रश्न पर गठित की गई कि राज्यों का गठन कैसे होना चाहिए, क्या आधार होने चाहिए राज्यों के गठन के लिए। इस प्रश्न का उत्तर जांचने के लिए कब गठित की गई? तो अक्टूबर में आंध्र प्रदेश का गठन हुआ, दिसंबर 1953 में इस समिति का गठन किया गया। दिसंबर 1953 में जब इस समिति गठित की गई और इसकी रिपोर्ट सौंपी, कब? इसने अपनी रिपोर्ट सौंपी 1955 के मार्च महीने में और इसमें बोला कि ठीक है, भाषा के आधार पर हम राज्यों के गठन की मांग को अस्वीकार करते हैं, किंतु है ना, मतलब स्वीकार करते हैं, सॉरी, हम भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की मांग को एक्सेप्ट करते हैं, किंतु एक भाषा एक राज्य की मांग को हम अस्वीकार करते हैं। इस रिपोर्ट के आधार पर वर्ष 1956 में भारत सरकार द्वारा 7वां संविधान संशोधन किया गया और 1 नवंबर 1956 को 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया। ठीक है, तो इस तरह भारत में राज्यों का पुनर्गठन हुआ। हालांकि इसके बाद भी भारत में राज्यों की मांग खत्म नहीं हुई, समय समय पर छोटे राज्यों की मांग उठती रही है और समय समय पर विभाजन हुआ, जिसकी कहानी हम आगे देखेंगे। तो पीपीटी के माध्यम से शॉर्ट में इस कहानी को मैं एक बार और रिपीट कर देता हूं। देखिए, यहां तक की बात समझ में आई, देशी रियासतों का एकीकरण। तो स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व भारतीय राज्य क्षेत्र जो था वो 2 वर्गों में विभक्त था, जैसा कि मैंने बताया, ब्रिटिश भारत और देशी रियासतें। ठीक है, अब ब्रिटिश भारत में 9 प्रांत और लगभग 552 देशी रियासतें, जिसमें 549 थे, अच्छा 565 में से ना 552 ही जो थी भारतीय, बाकी जो 13 थी वो चली गई थी कहाँ? पाकिस्तान में, है ना। तो जिसमें 549 भारत में आसानी से शामिल हो गई, जबकि जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर ने अलग रास्ता अपनाया था, उसने भारत में विलय करने से कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। भारत में पाकिस्तान नामक 2 स्वतंत्र पृथक राज्यों का निर्माण हुआ। देशी रियासतों को 3 विकल्प दिए गए, पहला भारत में शामिल हो, दूसरा पाकिस्तान में शामिल हो, तीसरा स्वतंत्र है। जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर को कैसे? तो जूनागढ़ को जैसे मैंने बताया कि जनमत संग्रह द्वारा, हैदराबाद को पुलिस कार्रवाई जिसको ऑपरेशन पोलो नाम दिया गया, और जम्मू कश्मीर को कैसे शामिल किया गया? तो जम्मू कश्मीर को विलय पत्र में हस्ताक्षर करके या सैन्य कार्रवाई के द्वारा शामिल किया गया। इस तरह जब राज्य एकीकरण हो गया तो राज्यों के एकीकरण के पश्चात अब मूल भारतीय संविधान 1940 में संघ राज्य क्षेत्रों का वर्गीकरण। हाँ, इसके बारे में मैंने बताया नहीं कि तत्कालीन रूप से शासन करने के लिए पूरे भारत को ना 4 पार्ट में बांटा गया, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी, है ना। 1949 के मूल संविधान में भारत ने राज्य क्षेत्र को 4 प्रकार के राज्यों में बांटा गया। भाग का, ABCD, भाग का खा गा घा के नाम से इसे जानते हैं, है ना। भाग का में वे राज्य क्षेत्र जो 1935 में भारत शासन अधिनियम में प्रांत कहा गया था, है ना, मतलब भाग का में ब्रिटिश प्रांतों को शामिल किया गया था, 1935 में इसको क्लियर डिफाइन किया गया था। फिर भाग खा में बड़े आकार की देशी रियासतें जैसे हैदराबाद, मैसूर जैसी थी। भाग गा में ब्रिटिश सरकार के प्रमुख आयुक्त शासन के और कुछ शाही क्षेत्र वाले क्षेत्र, मतलब छोटी छोटी रियासतें थी। और भाग गा में क्या था? इसका निर्माण विदेशों से अर्जित राज्य क्षेत्र के लिए किया गया। भाग घा में सिर्फ एकमात्र क्षेत्र हुआ करता था, अंडमान और निकोबार। आरंभ में अंडमान निकोबार द्वीप समूह उसकी भौगोलिक एवं सांस्कृतिक स्थिति के कारण इसमें शामिल किया गया, है ना। अर्जित क्षेत्र से अभिप्राय है अंतर्राष्ट्रीय विधि द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विधि के अनुसार अर्जित
तो अंडमान निकोबार को भारत में शामिल किया गया। इस तरह अगर आप देखो तो काका गाघा में उस समय क्या क्या हुआ करते थे, तो का में हुआ करते थे ब्रिटिश प्रांत, जिसके अंतर्गत कौन कौन से ब्रिटिश प्रांत हुआ करते थे। एक ब्रिटिश प्रांत था जिसका नाम था असम, दूसरा ब्रिटिश प्रांत था बिहार, तीसरा ब्रिटिश प्रांत था बंबई, चौथा मध्य प्रांत, फिर मद्रास, उड़ीसा, पंजाब, संयुक्त प्रांत, पश्चिम बंगाल, ये थे ब्रिटिश प्रांत। ठीक है। अब भाग गा में मैंने बताया, घा में मतलब पार्ट बी में बड़े आकार की देशी रियासतें। बड़े आकार की देशी रियासतों में कौन कौन सी शामिल थी? हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, मध्य भारत, मैसूर, पटियाला, पूर्वी पंजाब, राजस्थान, सौराष्ट्र, त्रावणकोर, कोचीन और विंध्य प्रदेश। ठीक है। भाग गा में अजमेर, भोपाल छोटी छोटी प्रिंसली स्टेट, बिलासपुर, कुंच बिहार, कुर्ग, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, कच्छ, मणिपुर और त्रिपुरा। घा में एकमात्र क्षेत्र था अंडमान और निकोबार। अब वही तीनों समितियों का एक एक करके गठन किया गया, है ना। मूल 1900 भारतीय राज्य क्षेत्रों का वर्गीकरण तो 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग की सलाह पर आयोग ने अपनी रिपोर्ट 1955 में सौंपी या संसद में 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के अनुसार पारित करते हुए राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के माध्यम से भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र को दो वर्गों में विभाजित कर, ये दो वर्ग थे राज्य और संघ राज्य क्षेत्र, दो भागों में बांट दिया गया पूरे राज्य काका गागा को, एक राज्य और संघ शासित क्षेत्र। संघ राज्य क्षेत्र में आमतौर पर वह राज्य शामिल किए गए जो भाग गा और घा के राज्यों में शामिल थे, जैसे हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, अंडमान। आगे चलकर इनमें से कुछ राज्य क्षेत्रों को राज्य का दर्जा दिया गया, जबकि विदेशों से अर्जित कुछ राज्य क्षेत्र जैसे पौंडीचेरी, दमन एवं दीव, दादरा एवं नगर हवेली तथा कुछ अन्य क्षेत्र जैसे चंडीगढ़ संघ शासित सूची में शामिल किए गए, जिसकी कहानी आगे आएगी। ठीक है। वर्तमान में कुल 8 संघ राज्य क्षेत्र शामिल है। इस प्रकार से हैं दिल्ली, चंडीगढ़, पुडुचेरी, दादर एवं नगर हवेली, दामन एवं दीव, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। दैट्स इट। इसको देख लीजिएगा, इसमें कुछ है नहीं। 3 कमेटियों के बारे में आपको जानना है। वही पहली कमेटी है धर कमेटी, दूसरी कमेटी है जेबीपी कमेटी और तीसरी कमेटी है फजल अली कमेटी। धर कमेटी क्या है? तो जून 1948 में भारत सरकार द्वारा एस के धर की अध्यक्षता में भाषाई प्रांतीय आयोग, है ना, क्योंकि भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की प्रक्रिया के प्रश्न पर यह गठित की गई थी। भाषाई प्रांतीय आयोग का गठन हुआ। दिसंबर 1948 में आयोग ने रिपोर्ट सौंपी जिसमें राज्यों के पुनर्गठन के आधार भाषाई न रखकर भाषा के आधार पर मना कर दिया। प्रशासनिक सुविधा को रखने की अनुशंसा की गई। ये पहला पार्ट था। ठीक है। दूसरा, इसमें राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित विवाद और गहरा गया, है ना। मैंने बताया ऐसे हंगामा हो गया भाई संसद में। और दिसंबर 1948 में ही एक और समिति जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया के नेतृत्व में गठित की गई, जिसे जेवीपी समिति कहते हो आप। समिति ने अप्रैल 1949 में रिपोर्ट सौंपी। इसमें भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की मांग को देश की एकता और सुरक्षा का ध्यान रखते हुए स्थगित कर दिया गया, मना कर दिया गया कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं हो सकता। परंतु 1953 में मैंने बताया वही श्री रामल्लू साहब, पोटी श्री रामल्लू क्या हो गए, कांग्रेसी नेता का निधन हो गया, अनशन पर बैठ गए 56 दिनों के अवसर पर, है ना, और जिससे हंगामा हो गया। और तीव्रता को देखते हुए मद्रास को भाषाई आधार पर विभाजित कर तेलुगु भाषी राज्य के रूप में आंध्र प्रदेश का गठन किया गया अक्टूबर 1953 में। अब अक्टूबर में जब इसका गठन कर दिया गया तो दिसंबर में आवश्यकता हुई एक और कमेटी की कि अब अन्य राज्यों का गठन करें। तो इस कमेटी का नाम था फजल अली आयोग। कब गठित किया गया फजल अली आयोग? तो दिसंबर 1953 में सरकार द्वारा 3 सदस्यीय राज्य पुनर्गठन आयोग फजल अली की अध्यक्षता में गठित किया गया। आयोग के अन्य 2 सदस्यों में के.एम. पाडिक्कर और एच.एन. कुंजरू, है ना, 3 मेंबरी था, 3 सदस्यीय था, एच.एन. कुंजरू, के.एम. पाडिक्कर। अध्यक्ष थे कौन? फजल अली साहब। इस आयोग ने 1955 में रिपोर्ट पेश की जिसमें भाषा के आधार पर राज्यों के गठन को स्वीकार कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन एक भाषा एक राज्य के सिद्धांत को अस्वीकार, बोले 2 या 2 से अधिक भाषाओं को मिलाकर राज्य बनाएंगे। राज्य पुनर्गठन आयोग ने 2 वर्षों तक गहन चिंतन और अनुसंधान किया तथा वह निम्नलिखित निष्कर्षों पर पहुंचा। पहला, केवल भाषा और संस्कृति के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा, इस चीज का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। दूसरा, वित्तीय प्रशासनिक कुशलता और प्रमुखता मिलनी चाहिए, है ना, वित्त प्रशासन और राष्ट्रीय सुरक्षा को भी महत्व दिया जाना चाहिए।
अब इसके आधार पर क्या किया, तो फजल अली आयोग ने भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन को तर्कतः व्यवहारिक नहीं है, ऐसा कोई भी राज्य बनाना असंभव है जो पूर्णतः सिर्फ एक ही भाषा हो, है ना। क्लियर किया उन्होंने कि ऐसा कोई भी राज्य बहुत कठिन हो सकता है जो उसमें सिर्फ एक ही भाषा बोली जाती हो, है ना। एक भाषा को बोलने वाले सभी व्यक्ति भौगोलिक रूप से इस तरह इकट्ठे नहीं रहते कि उस स्थान को राज्य बनाया जा सके, है ना। मतलब हर एक भाषा के लोग कई क्षेत्रों में बिखरे रहते हैं, तो भाषा के आधार पर बोले कि प्रैक्टिकली नहीं है। दूसरा, एक भाषा में अधिक उपयोग करने वाले क्षेत्रों में कुछ भी ऐसी जनसंख्या की जरूरत रहती है जो किसी अन्य भाषा का प्रयोग करती है, इस कारण अधिकांश क्षेत्र मिश्रित भाषी क्षेत्र हैं, है ना। कोई भी ऐसा क्षेत्र, जैसे उदाहरण के तौर पर तेलुगु भाषा के लिए हैदराबाद, लेकिन अगर हैदराबाद आप जाते हो ना तो सिर्फ तेलुगु नहीं बोली जाती, वहाँ हिंदी भी बोली जाती है, वहाँ पे कुछ संख्या में मराठी भी बोली जाती है, कुछ संख्या में तमिल भी बोलते हैं वहाँ के लोग। तो अगर भाषाई आधार पर राज्य बना देंगे तो उन लोगों की जरूरतों का क्या जो अन्य भाषा बोलते हैं। और तीसरे नंबर पे, किन्हीं भी दो भाषाई क्षेत्रों के मध्य एक ऐसा क्षेत्र जरूर पड़ता है जहां दोनों भाषाओं के प्रयोक्ता मिश्रित रूप से रहते हैं। ऐसे स्थानों को एक भाषी राज्यों के तर्क के अनुसार बांटना असंभव है। बिल्कुल, जैसे मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सीमा में कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां मराठी भी बोली जाती है और हिंदी भी बोली जाती है, तो उन क्षेत्रों का क्या, जहां पे कुछ ऐसे है ना सीमावर्ती क्षेत्र होंगे जहां दो या दो से अधिक भाग। इन्हीं सारी इनकी रिकमेंडेशन को स्वीकार करते हुए भारत सरकार ने 7वां संविधान संशोधन किया। कौन से नंबर का संविधान संशोधन? 7वां संविधान संशोधन किया और 1 नवंबर 1956 को 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया। अब समय के साथ 1956 में 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन हो तो गया, लेकिन समय के साथ भारत में राज्यों के गठन की मांग कम नहीं हुई। हालांकि फजल अली ने दो दो भाषा मिलाकर राज्य बनाई थी, लेकिन समय के साथ हम देखते हैं वो भी बट गए। इसमें पहला बंटवारा जो होता है ना, वो 1960 में आकर ही हो जाता है। उन्होंने बनाया था एक संयुक्त बंबई प्रांत जो 1935 में था हूबहू। जब इनकी संविधान विधानसभा की बैठकें हुई ना, तो यहाँ पे गुजराती और मराठियों की एक आपस में बिल्कुल ना बनी, और 1960 में भारत सरकार द्वारा बंबई को दो भागों में तोड़ना पड़ा, है ना, और दो नए राज्य बने, महाराष्ट्र और गुजरात। तो 1960 में कौन कौन से राज्य बने? महाराष्ट्र और गुजरात, बंबई से अलग करके। सेम ऐसे ही, है ना, दादर एवं नगर हवेली को 10वें संविधान संशोधन द्वारा भारत में शामिल किया गया। फिर उसके बाद गोवा और दमन दीव, है ना, इसकी कहानी मैं अलग से बता दूंगा। ये पुर्तगाली बस्तियां और फ्रेंच बस्तियां हुआ करती थी, जिसे आजादी के बाद आजाद कराया गया था। मतलब 19 ऑपरेशन, इसके लिए अलग से बताऊंगा। गोवा में अलग ऑपरेशन चला था जब हमें पुर्तगालियों से इसे 1956 में आजाद कराया था, है ना। तो 56 में जब आजाद किया, दादर एवं नगर हवेली को फ्रांसीसियों से आजाद कराया, जबकि गोवा और दमन एवं दीव को, गोवा को संघ शासित क्षेत्र के रूप में बनाया गया और 87 में इसे पूर्ण राज्य, ये आजाद कराया गया था किससे? पुर्तगालियों से, है ना, ये फ्रांस से। फिर पौंडीचेरी, है ना, 14वां संविधान संशोधन 1962 द्वारा संघ शासित क्षेत्र बना, है ना। पुर्तगालियों का शासन पहले, फ्रांसीसियों का शासन, है ना, पुर्तगालियों का शासन, आज से पहले फ्रांसीसियों का शासन, करैकल, माहे, यमन, है ना, इन तीनों को जोड़कर पौंडीचेरी बनाया गया। फिर उसके बाद नागालैंड, अगला राज्य जो बनता है पूर्वोत्तर में, नागालैंड असम से अलग करके, है ना, नागा पहाड़ियों में ट्विनसांग क्षेत्र को शामिल करके 16वां राज्य बनाया गया, है ना। 14 राज्य थे। अच्छा, 14 राज्यों के बाद 15वां राज्य कौन सा बना? तो याद रखिएगा ना, 15वां राज्य बना महाराष्ट्र, सॉरी, बंबई तो था, बंबई को समाप्त करके 15वां राज्य बनाया गया गुजरात, ये तो पहले से था बंबई के नाम से, है ना। तो 15वां राज्य ये बना है। 16वां राज्य बना कौन सा? नागालैंड। कब बना? 1963 में, ट्विनसांग पहाड़ियों से अलग करके 1963 में बनाया गया नागालैंड। फिर इसे यही कहानी बनी क्या? पंजाब प्रांत में। उस समय पंजाब, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा को मिलाकर एक राज्य बनाया गया था। वही हाल यहां भी हुआ कि पंजाबी और हरियाणियों की एक साथ नहीं बनी। 1963 में इनको भी तोड़ना पड़ा और तोड़कर दो अलग क्षेत्र बनाए गए, है ना, एक पंजाब और एक हरियाणा। तो 17वां राज्य बनाया गया हरियाणा, किससे अलग करके? पंजाब से अलग करके। इनके बीच एक बड़ा विवाद हो गया था। जब पंजाब और हरियाणा को बांटा जा रहा था तो चंडीगढ़ किसमें शामिल किया जाए, क्योंकि चंडीगढ़ में पंजाबी भी बराबर रहते हैं, हिंदी वाले भी सब। तो इनने कहा कि नहीं, चंडीगढ़ हमें चाहिए, हरियाणा ने कहा, पंजाब ने कहा चंडीगढ़ हमें चाहिए।
चंडीगढ़ का ये विवाद इतना गहरा आया कि केंद्र सरकार ने तय किया कि चंडीगढ़ न पंजाब की होगी न हरियाणा की होगी, दोनों की संयुक्त राजधानी बना लो, लेकिन चंडीगढ़ होगा एक केंद्र शासित प्रदेश। तो इसके साथ ही 1963 में चंडीगढ़ को क्या बना दिया गया, एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, और पंजाब से अलग करके हरियाणा 17वां राज्य बनाया गया। फिर 18वां राज्य हिमाचल प्रदेश 1971 में पंजाब के पहाड़ी क्षेत्रों को अलग करके, है ना, पंजाब से एक और विभाजन हुआ, हिमाचल। फिर 1972 में पूर्वोत्तर में मणिपुर और त्रिपुरा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया, जो पहले केंद्र शासित प्रदेश हुआ करते थे। फिर उसके बाद 21वां राज्य बनाया गया मेघालय, है ना, जो स्वायत्त शासित क्षेत्र हुआ करता था 1972 में। फिर उसके बाद 22वां राज्य बनाया गया सिक्किम। सिक्किम की कहानी कुछ ऐसी कि सिक्किम आजादी से पहले भारत का हिस्सा नहीं हुआ करता था। सिक्किम क्या था, एक स्वतंत्र देशी रियासत हुआ करती थी, है ना, स्वतंत्र रियासत हुआ करती थी जो ब्रिटिश सरकार के अधीन नहीं आती थी। यहाँ पे त्वेनसांग वन का शासन हुआ करता था, त्वेनसांग, है ना। तो 1974 में सिक्किम के में एक भारत सरकार, हालांकि उसके बहुत सारे मामले भारत पहले से देखता था, तो सिक्किम ने यह समझौता किया, सिक्किम ने यह तय किया कि भारत संघ में शामिल होना है। तो 1974 में इसे शामिल किया गया 35वें संविधान संशोधन से, और 36वें संविधान संशोधन द्वारा इसे 1975 में पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। तो यही है, 35वां संविधान संशोधन 1974 द्वारा सह राज्य का दर्जा, और 36वें संविधान संशोधन 1975 में पूर्ण राज्य का दर्जा। चोंग्याल वंश का शासन था, पूर्ण राज्य का दर्जा इसे मिल गया। ठीक है। फिर उसके बाद 23वां राज्य मिजोरम 1987 में, 24वां राज्य अरुणाचल प्रदेश 1987 में बनाया गया। फिर इसके बाद 25वां राज्य गोवा, है ना, दमन एवं दीव पुनर्गठन अधिनियम 1987, गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया 1987 में। फिर यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो 26वां राज्य, अच्छा 26, 27, 28 भारत सरकार ने सन 2000 में मध्य भारत पुनर्गठन अधिनियम पारित किया, और 86 नंबर के संविधान संशोधन द्वारा 3 राज्यों का विभाजन किया। मध्य प्रदेश से अलग करके छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 1900, 1 नवंबर 2000, 9 नवंबर को उत्तर प्रदेश से अलग करके उत्तराखंड, और 15 नवंबर 2000 को बार बार 1900 बोलो, 15 नवंबर, 1 नवंबर, 9 नवंबर और 15 नवंबर मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड और बिहार से झारखंड, है ना। 27, 28, 29 राज्य, 26, 27, 28 बनाए गए। इसके अतिरिक्त 29वां राज्य आंध्र प्रदेश से तेलंगाना 2014 में बनाया गया, 2 जून 2014। इस तरह अगर हम देखें तो भारत में कुल मिलाकर कितने राज्य हैं, तो भारत में इस समय हम देखें तो 28 राज्य हैं। ये लिस्ट दी हुई है, पीडीएफ नोट्स में देख लीजिएगा, है ना। और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, तो केंद्र शासित प्रदेश कुल मिलाकर 8 हैं, है ना, जिसकी कैपिटल आप स्वयं तैयार करिएगा। आप कैपिटल नहीं बताते, ये बहुत बेसिक है, स्कूलों में आप पढ़ते ही हो, तो कैपिटल। इसके अतिरिक्त समय समय पर मैंने बताया कि भारतीय संविधान में संसद को यह अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 2 और 3 के तहत कि वह नाम में भी परिवर्तन कर सकती है, क्षेत्र में तो परिवर्तन कर सकती है। तो समय समय पर कुछ राज्यों के नाम भी बदले गए। ये नाम परिवर्तन का अधिकार संसद को है, जो साधारण बहुमत से किया जा सकता है ना। नाम कौन कौन से राज्यों के बदले गए हैं, तो 1950 में ही संयुक्त प्रांत था पहले ब्रिटिश काल में, जिसका नाम बदलकर कर दिया गया उत्तर प्रदेश, है ना। 1 नवंबर 1956 को, है ना, जब बनाया गया था तो उस समय पहले रियासत हुआ करती थी त्रावणकोर, कोचीन, दोनों को एक करके बनाया गया केरल। फिर 14 जनवरी 1969 को मद्रास का नाम बदलकर कर दिया गया तमिलनाडु। 1973 मैसूर का नाम बदल के कर दिया गया, उस समय मैसूर रियासत थी, जो बाद में बदल के कर दिया गया कर्नाटक, है ना। 1974 लाकाद्वीप, मिनिकॉय और रमान देवी को संयुक्त रूप से नाम दिया गया लक्षद्वीप। फिर 1972 दिल्ली का नाम करके चेंज किया गया एनसीआर दिल्ली, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, है ना। फिर उसके बाद 2007 उत्तरांचल का नाम बदलकर किया गया उत्तराखंड। उत्तरांचल का नाम क्या बदल के कर दिया गया, उत्तराखंड, है ना। 1 अक्टूबर 2006 पौंडीचेरी का नाम पुडुचेरी। 2011 उड़ीसा का नाम ओडिशा कर दिया गया। उड़ीसा का नाम क्या कर दिया गया, ओडिशा कर दिया गया। इस तरह हम देखते हैं कि अभी वर्तमान में ये आपके 28 राज्य हैं जिनकी लिस्ट दी हुई है। आप इसको याद कर लीजिएगा विथ राजधानियां। और जम्मू कश्मीर की कहानी तो आपको पता ही है, वर्ष 2019 में
जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 को राज्यसभा और लोकसभा में क्रमशः 5 अगस्त और 6 अगस्त 19 को मंजूरी मिलने के बाद जम्मू कश्मीर राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया था। दो, एक है जम्मू कश्मीर और लद्दाख, है ना। 31 अक्टूबर 2019 को लागू हुआ। वर्तमान में राज्य 28 और लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश 8वां। दैट्स इट। तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख आपको इस लिस्ट में मिलेंगे, केंद्र शासित प्रदेशों के लिस्ट में। ये कंप्लीट होता है। संघ राज्य क्षेत्र, इसकी कहानी कुछ नहीं है, बस ये थोड़ा सा है, तो देख लीजिए। दादर और नगर हवेली, दमन एवं दीव केंद्र शासित प्रदेश विलय अधिनियम 2019 26 जनवरी 2020 से लागू। 2 केंद्र शासित प्रदेशों का विलय करके एक किया गया है। कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश हैं, याद रखिएगा, दादर एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव, इन दोनों को एक करके, है ना, केंद्र शासित प्रदेशों को एक कर दिया गया, जिससे केंद्र शासित प्रदेश अभी 8 है। क्लियर। इसके अतिरिक्त भारतीय संविधान के भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्रों से संबंधित उपबंध दिए गए हैं कि भाग 7 में भी संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित उपबंध थे, किंतु 238 में 7वें संविधान संशोधन द्वारा इसे हटा दिया गया। इस तरह भारतीय संविधान में वर्तमान में भाग 7 जैसा कुछ भी नहीं है। भारत और बांग्लादेश के मध्य ऐतिहासिक भूमि समझौता, है ना, क्या हुआ था? 100वें संविधान संशोधन क्या हुआ कि बांग्लादेश और भारत के बीच ना जो सीमा है, बंगाल की खाड़ी वाली सीमा है, बहुत कटी फटी सीमा है। इसमें प्रॉपर समय समय पर ना द्वीप बनते रहते हैं, डूबते रहते हैं, है ना। जैसे मिट्टी जा के इकट्ठा होती जाती है तो द्वीप बन जाता। तो बहुत लंबे समय से कुछ द्वीपों पर भारत सरकार का विवाद था, है ना। बांग्लादेश से भारत सरकार कह रही थी कि हमारा है, बांग्लादेश कह रही थी हमारा है, और इस विवाद को क्लियर किया गया 100वें संविधान संशोधन द्वारा। इसमें से कुछ द्वीप बांग्लादेश को दे दिए गए, कुछ द्वीप बांग्लादेश ने हमारे छोड़ दिए, और इस सीमा को क्लियर किया गया 100वें संविधान संशोधन द्वारा, है ना। और इस समझौते के तहत भारत ने 111 विदेशी अंतर क्षेत्रों को बांग्लादेश को ट्रांसफर कर दिया, जबकि बांग्लादेश ने 51 ऐसे छोटे छोटे द्वीपों को भारत को दे दिया। दैट्स इट। तो ये था भारत और बांग्लादेश के बीच 4096 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है, जहां पर कुछ भूभाग सीमा विवाद का कारण बन रहे थे। इस समझौते में अदला बदली सीमा विवाद हल किया गया। तो ये था आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ध्यान से पढ़िएगा, इसके नोट्स बना लीजिएगा। अब मिलते हैं अगले लेक्चर में, जहां पे हम सिटीजनशिप, एक ही लेक्चर में पूरी की पूरी सिटीजनशिप के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। उम्मीद आपको लेक्चर कैसा लगा कमेंट में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।